सो हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर अभिषेक गर्ग, एमबीबीएस फ्रॉम जीएमसी फिरोजाबाद। तो जो अपनी यूनिट चल रही है सेक्सुअल जूरिस्प्रूडेंस, और सेक्सुअल जूरिस्प्रूडेंस में अपन चैप्टर पहला देख रहे हैं इंपोर्टेंस, वर्जिनिटी एंड डिलीवरी। उसके दो पार्ट में अपन ने देखा, बड़ा चैप्टर है, ध्यान रखना है। तो जैसा कि हमने बताया था, इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सिर्फ वही आपको याद रखने, पूरा चैप्टर याद नहीं रखना वो। तो अब उसके एमसीक्यूज देख रहे हैं, ध्यान रखना इस प्रकार से, है ना। तो व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इम्पोर्टेंसी इन मेल? तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इम्पोर्टेंसी इन मेल आपको बताया था क्या होता है, साइकोलॉजिकल कॉज, है ना। तो मोस्ट कॉमन कॉज पूछ ले साइकोलॉजिकल, और मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिक कॉज पूछ ले तो क्या हो जाएगा, वेस्कुलोजेनिक। ध्यान रखना इस प्रकार से, है ना। तो इसका साइकोलॉजिकल आंसर आ जाएगा। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कॉज ऑफ इम्पोर्टेंसी? दैट इज वेस्कुलोजेनिक। अपन बात करें तो ध्यान रखना है ना, तो मोस्ट ऑर्गेनिक हो जाएगा वेस्कुलोजेनिक। अब अपन बात कर रहे हैं इस प्रकार से, एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर इन ए फीमेल। तो एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर इन मेल क्या होता है, सेटेरियासिस। फीमेल क्या होता है, निम्फोमानिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, निम्फोमानिया। एक्सेसिव sexual desire in female is known as nymphomania. तो a male who is important specifically with his wife but normal with other female partner is experience. तो male important with one particular female not with others, that is known as impotence cured. hank अपन बात करें तो ना, तो hank आएगा, बी आएगा इसका आंसर, ध्यान रखना ना। तो impotence cured hank। तो male important with one particular female not with others, और वन पर्टिकुलर फीमेल उसकी वाइफ भी हो सकती है, ध्यान रखना है इस प्रकार से, है ना। तो इंपॉर्टेंस क्योर्ड हैंक हो जाएगा। फिर अपन बात कर रहे हैं सेलेक्टिव फीमेल सेक्सुअल नॉन रेस्पॉन्सिवनेस टुवर्ड्स वन स्पेसिफिक मेल पार्टनर। उल्टा हो गया है ना, एक फीमेल है जो कि नॉन रेस्पॉन्सिव है सेक्सुअल इंटरकोर्स के प्रति किसी पर्टिकुलर मेल के लिए, नॉट विद अदर्स। तो इंपॉर्टेंस क्योर्ड हंक हो जाएगा, ये ध्यान रखना इस प्रकार से, ना। आ रहे हैं ना सारे एमसीक्यू को समझ में, सब पढ़ाई हुई बातें हैं सारी, ध्यान रखना इस प्रकार से। तो मेल इंपॉर्टेंट विद वन पर्टिकुलर फीमेल नॉट विद अदर, इंपॉर्टेंस क्योर्ड हैंक। फीमेल इंपॉर्टेंट विद वन पर्टिकुलर मेल नॉट विद अदर्स, इंपोर्टेंस क्योर्ड हंक। अपन बात करें तो ना, इंपोर्टेंट वर्ड वैसे अपन मेल के लिए यूज करते हैं, लेकिन एक जनरल वर्ड है, ध्यान रखना इस प्रकार से ना। तो हंक अपन बात के ध्यान रखना है, ठीक है ना। अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट द कंडीशन फॉर ए वैलिड मैरिज। तो वैलिड मैरिज किसके द्वारा दी जाती है, सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट अपन बात करें तो ना। तो वैलिड मैरिज दी जाती है सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट अपन बात करें तो, ध्यान रखना है इस प्रकार से, ठीक है ना। तो वैलिड क्या ये वॉइडेबल मैरिज एंड डिग्री आएगा शायद, डिग्री ऑफ नलिटी ऑन ग्राउंड सच एज नॉन कंज्यूमेशन आर गाउंड बाय विच सेक्शन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। तो नलिटी है, वॉइडेबल कंडीशन करनी है, तो अपन बात करें तो नलिटी ऑफ मैरिज, उसमें भी वॉइडेबल किसके द्वारा दी जाएगी, सेक्शन 11 एंड 12 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। तो वॉइडेबल ऑफ मैरिज सेक्शन 11 एंड 12 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, जबकि वैलिड मैरिज सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। जबकि डाइवोर्स किसके द्वारा दिया जाएगा, लीगल सेपरेशन फॉर ए कपल, दैट रखना इस प्रकार से, सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, है ना। तो सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, सेक्शन 11 12 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, और सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट आपको सारे ही ध्यान रखना इस प्रकार से। फुल ब्लड सिबलिंग्स इज कैटेगराइज्ड अंडर विच ग्राउंड्स, है ना। तो ब्लड रिलेशन के बीच में मैरिज होना अपन बात करें तो क्या हो जाएगी, वो नल एंड वॉइड हो जाएगी, ध्यान रखना इस प्रकार से। मदर एंड सन के बीच, ब्रदर एंड सिस्टर के बीच, फादर एंड डॉटर के बीच मैरिज अगर हो रही है तो वो नल एंड वॉइड है, वो मैरिज प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आती है चीज, ध्यान रखना इस प्रकार से, है ना। तो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में चीज आती है, नल एंड वॉइड हो जाएगी मैरिज, ध्यान रखना है इस प्रकार से, है ना। तो अपन बात कर रहे हैं, इफ मैरिज कंसेंट बाय ऑब्टेन्ड वाज ऑब्टेन्ड बाय इंपर्सोनेशन और फ्रॉड, द मैरिज इज, अपन बात करें तो वॉइडेबल। अगर 5 बताए थे ना, ध्यान रखना, इनक्योरेबल, इंसैनिटी, इंपोटेंसी, इंपर्सोनेशन या फ्रॉड, इंटॉक्सिकेशन, 5 बताए थे, तो मैरिज क्या हो जाएगी, वॉइडेबल अपन बात करें तो, ध्यान रखना है वॉइडेबल एट द ऑप्शन फॉर ऑफ द एग्रीवेड पार्टी अपन बात करें तो, ध्यान रखना इस प्रकार से ना। तो सीधी सी बात है, मैरिज अगर कंसेंट ली गई है, इनवैलिड कंसेंट होता है, ये कंसेंट इन मेडिकल प्रैक्टिस वाले में भी बताई थी ये बात, ध्यान रखना इस प्रकार से। मतलब इनवैलिड कंसेंट की चीजें सेक्शन 28 सेक्शन 29, ध्यान रखना इस प्रकार से। तो इंपर्सोनेशन फ्रॉड के द्वारा अगर कंसेंट ली गई है तो वो मैरिज क्या हो जाएगी, वॉइडेबल अपन बात करें तो, ध्यान रखना है इस प्रकार से ना। तो अब अपन बात कर रहे हैं निमोनिक डाइवोर्स में लीगल ग्राउंड फॉर सेपरेशन, डी स्टैंड्स फॉर, सीधी सी बात है, अगर डी किसके लिए स्टैंड कर रहा था, डिसर्शन फॉर मोर देन 2 ईयर्स, अगर 2 साल से ज्यादा वो एक दूसरे से अलग रह रहे हैं तो वो डाइवोर्स केस फाइल कर सकते हैं कपल्स आपके, ध्यान रखना है इस प्रकार से ना। तो 2 साल से ज्यादा रह रहे हैं तो वो डाइवोर्स केस फाइल कर सकते हैं। आंसर आ जाए यार, नीचे से आएगा, तो ध्यान रखना है इस प्रकार से, नीचे से आएगा इसका आंसर, डिसर्शन ही आएगा, बाकी ध्यान रखना है इस प्रकार से, आ गया।
तो डिस्कशन इसका आंसर हो जाएगा मोर देन 2 इयर्स से ज़्यादा रह रहे हैं तो डाइवोर्स केस फाइल कर सकते हैं, ध्यान रखना इस प्रकार से। अब अपन बात कर रहे हैं किसकी, दैट इज व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट टू लीगली स्टेब्लिश कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज। तो कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, ये एटलीस्ट 1 एक्ट ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स होना चाहिए विद कंप्लीट पेनाइल पेनिट्रेशन, और नोट अगर पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा तो ये इसमें इंक्लूड नहीं हो पाएगा ना। कंप्लीट पेनाइल पेनिट्रेशन होना चाहिए, एटलीस्ट 1 एक्ट ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स होना चाहिए, और पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे, ये चीज इसमें इंक्लूड नहीं होगी, इसमें ध्यान रखना है ना। तो एटलीस्ट 1 एक्ट ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स विद पेनिट्रेशन अपन बात करें तो ध्यान रखना है इस प्रकार से लिख रखा। देखो ऑर्गेज्मिक सेटिस्फेक्शन इज नॉट लीगली रिक्वायर्ड, ध्यान रखना है इस प्रकार से ना। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन रिजल्टिंग फ्रॉम डिपोजिशन ऑफ सीमन ऑन द एक्सटर्नल जेनिटेलिया और वल्वा विदाउट पेनिट्रेशन इज टर्म्ड एज। तो प्रेगनेंसी हो गई विदाउट कंप्लीट पेनिट्रेशन, क्यों हो गई, क्योंकि वल्वा में किया था डिपॉजिट, या फिर जो आपका मतलब एक्सटर्नल जेनिटेलिया में सीमेंट डिपॉजिट किया था, तो स्पर्मेटोजोआ ट्रेवल एंड रीच टू द ओवम एंड फर्टिलाइजेशन हो गया, प्रेगनेंसी हो गई, तो उस टर्म को अपन क्या कहेंगे, फिकंडेशन अब एक्स्ट्रा अपन बात करें तो ध्यान रखना इस प्रकार से ना। तो फिकंडेशन अब एक्स्ट्रा ही कंडीशन हो जाएगी, ये ध्यान ही रखना इस प्रकार से। अपन बात करें कैन ए प्रेग्नेंट वुमन अप्लाई फॉर नलिटी ऑफ मैरिज इफ द प्रेगनेंसी अकर्ड बाय, फिकंडेशन अब एक्स्ट्रा, बिल्कुल हस्बैंड अगर इंपोर्टेंट है मेडिकली, ये प्रूव हो गया है, अगर हस्बैंड इंपोर्टेंट है मेडिकली प्रूव हो गया है और प्रेगनेंसी है, लेकिन प्रेगनेंसी हुई है फिकंडेशन अब एक्स्ट्रा के थ्रू, तो जो है नलिटी ऑफ मैरिज के लिए अप्लाई कर सकती है प्रेग्नेंट वुमेन भी, ध्यान रखना है। तो यस नॉन कंज्यूमेशन कैन स्टिल बी डिक्लेयर्ड। अपन बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, बी। बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है, फैक्ट्री का कुछ काम शुरू हो गया यहाँ पे, सॉरी। तो बी इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना इस प्रकार से। यस नॉन कंज्यूमेशन कैन स्टिल बी डिक्लेयर्ड अपन बात करें तो ध्यान रखना है। तो बैकग्राउंड नॉइस के लिए सॉरी, ध्यान रखना इस प्रकार से ना। तो फिकंडेशन अब एक्स्ट्रा की कंडीशन है, तो आप जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो भी आपका अप्लाई कर सकती है, किसके लिए, आपकी डाइवोर्स की कंडीशन के लिए, ध्यान ही रखना है इस प्रकार से ना। तो अब अपन बात कर रहे हैं किसकी, दैट इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होमोलोगस रेफर्स टू द प्रोसीजर वेयर अपन बात करें तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होमोलोगस जो होता है, होमोलोगस बोल दो चाहे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हस्बैंड बोल दो, तो इसमें किसका स्पर्म लेंगे, डोनर सीमन इज इंट्रोड्यूस, नहीं डोनर का नहीं लेंगे, हस्बैंड सीमन इज इंट्रोड्यूस इन द फीमेल ट्रैक्ट, बिल्कुल अपन बात करें तो ना। तो हस्बैंड का सीमन इसमें यूज किया जाता है, उसको इंट्रोड्यूस करते हैं किसमें, फीमेल ट्रैक्ट में अपन बात करें तो, ध्यान रखना है इस प्रकार से ना। तो हस्बैंड सीमन इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द फीमेल ट्रैक्ट, ध्यान ही रखना है इस प्रकार से। आंसर हो जाएगा इसका बी, है ना। तो हस्बैंड सीमन इज इंट्रोड्यूस इन द फीमेल ट्रैक्ट, एआई होमोलोगस, मेरी कंसंट्रेशन और बिगाड़ दी इसने फैक्ट्री वाले ने। तो हुज रिटन कंसेंट इज मैंडेटरी बिफोर परफॉर्मिंग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होमोलोगस, तो होमोलोगस में तो सिर्फ हस्बैंड और वाइफ की ही कंसंट्रेशन सॉरी वो चाहिए, क्या नाम है आपकी, कंसेंट चाहिए, ध्यान रखना इस प्रकार से। बहुत हस्बैंड एंड वाइफ आ जाएगा इसका आंसर, ध्यान ही रखना बहुत सारा, ठीक है ना। तो मेन बात अपन ने क्या बात की, अपन अब बात कर रहे हैं हुज कंसेंट इज मैंडेटरी बिफोर इनिशिएटिंग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन डोनर। तो डोनर के केस में चारों की कंसेंट चाहिए, वाइफ प्लस हस्बैंड प्लस डोनर्स वाइफ अपन बात करें तो, ध्यान रखना है ना। तो इसके केस में चारों की कंसेंट चाहिए, इसमें भी नीचे से आएगा, ये इफेक्ट डालना बंद करूंगा नीचे वाला, ये बहुत टाइम वेस्ट कर देता है ना। तो मेन बात क्या है कि अगर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होमोलोगस कर रहे हो, हस्बैंड कर रहे हो, तो सिर्फ हस्बैंड प्लस वाइफ की कंसेंट वो चाहिए आपको कंसेंट, जबकि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन डोनर कर रहे हो तो हस्बैंड प्लस डोनर्स वाइफ सबकी कंसेंट चाहिए आपको, ध्यान रखना है इस प्रकार से, है ना। अपन बात कर रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेशन स्पेसिफिकली फॉर एआईडी रादर देन एआईएच। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन डोनर के लिए क्या स्पेसिफिकेशन चाहिए, एआईएच में जो नहीं चाहिए ना। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो तो कर सकते हो, बिल्कुल सर नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेशन स्पेसिफिकली फॉर एआईडी, मतलब ऐसी क्या है जिसमें एआईडी ही करना पड़ेगा, एआईएच नहीं कर सकते। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में तो एआईएच भी कर सकते हो, सर्वाइकल स्टेनोसिस इन फीमेल इसमें भी एआईएच कर सकते हो, सीवियर हेरिडिटरी जेनेटिक डिजीज इन हस्बैंड इसमें वो नहीं कर सकते एआईएच, इसमें एआईडी करना पड़ेगा, और माइल्ड ओलिगोस्पर्मिया इसमें भी एआईएच कर सकते हो ना। उनके आएगा सीवियर हेरिडिटरी जेनेटिक डिजीज इन हस्बैंड अपन बात करें तो ना। मेन बात क्या है कि एआईएच कब कब नहीं कर सकते, मतलब इनमें से किस में एआईएच नहीं कर सकते, एआईडी ही करना पड़ेगा। अरे जब हस्बैंड में ही कोई जेनेटिक डिजीज है, उसका आपने सीमन ले लिया तो बच्चे को नहीं हो जाएगी वो जेनेटिक डिजीज है, तो इसलिए वो रोकने के लिए अपन हस्बैंड का सीमन ना लेकर के
डोनर का सीमेन लेते हैं, ध्यान रखना इस प्रकार से ना। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। अब विच ऑफ व्हाट इज द रिकमेंडेड अपर एज लिमिट फॉर ए सीमेन डोनर इन एआईडी प्रोसीजर। तो एआईडी प्रोसीजर के लिए 40 साल से कम उसकी उम्र होनी चाहिए, ध्यान रखना इस प्रकार से ना। तो कौन है जो अपना सीमेन दे सकता है जिसकी उम्र 40 साल से कम हो, एटलीस्ट वन हेल्दी चाइल्ड हो, मैरिड हो, ये सब बातें आपको बताई थी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसकी ध्यान रखना इस प्रकार से। If a wife undergoes AID without her husband consent, what legal remedy does the husband have? वो कर सकता है, केस फाइल कर सकता है डाइवोर्स की, है ना। तो ग्राउंड्स टू फाइल फॉर डाइवोर्स अपन बात करें तो, है ना। तो मेन बात क्या है, अगर हस्बैंड की कंसेंट के बिना AID कर लिया है किसी वुमन ने, तो हस्बैंड कैन फाइल द केस ऑफ डाइवोर्स। अपन बात करें डाइवोर्स केस फाइल कर सकता है हस्बैंड, ध्यान रखना है इस प्रकार से, है ना। तो अपन बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन डोनर कैटेगराइज्ड बाय अडल्ट्री। नहीं, अडल्ट्री नहीं आती इसमें, सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करवाया जाता डोनर और वाइफ के बीच में। सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होता, बल्कि इंजेक्शन वगैरह उनके थ्रू काम होता है। सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करवाते हैं, नो, बिकॉज नो फिजिकल इंटरकोर्स अकर्ड। अपन बात करें तो कोई फिजिकल इंटरकोर्स अकर्ड नहीं होता इसमें, बी इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान ही रखना है इस प्रकार से, है ना। अडल्ट्री को परफॉर्म नहीं करवाते एआईडी में, ध्यान रखना है इस प्रकार से, है ना। कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होता, ध्यान ही रखना है। व्हाट इज द लीगल स्टेटस ऑफ ए चाइल्ड बोर्न थ्रू ART AI परफॉर्म्ड विद प्रॉपर रिटन कंसेंट ऑफ द कपल। तो ध्यान रखना है ना, अगर कोई ART के थ्रू, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के थ्रू बच्चा पैदा हुआ है, तो कानूनी रूप से मान्य होगा वो लेजिटिमेट चाइल्ड ऑफ द कपल। अपन बात करें तो ना, तो आंसर आ जाएगा बी, लेजिटिमेट चाइल्ड होगा कपल का, वो ध्यान ही रखना इस प्रकार से ना। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के थ्रू जो बच्चा पैदा हुआ है, वो जो बायोलॉजिकल फादर्स हैं, बायोलॉजिकल कपल है उसके, उनका बच्चा है वो, ध्यान रखना इस प्रकार से बात करें तो ना। बायोलॉजिकल पेरेंट्स जो है उनका बच्चा होगा वो, ध्यान रखना है इस प्रकार से। लेजिटिमेट चाइल्ड ऑफ द इंटेंडिंग कपल, ध्यान ही रखना है इस प्रकार से, ना। तो अपन बात कर रहे हैं अंडर इंडियन लीगल गाइडलाइंस विच फॉर्म ऑफ सरोगेसी इज करंटली परमिटेड। एल्ट्रिस्टिक सरोगेसी ही परमिटेड है, कॉमर्शियल सरोगेसी परमिटेड नहीं है, ध्यान रखना इस प्रकार से, ना। तो केवल एल्ट्रिस्टिक सरोगेसी क्या है इंडिया में परमिटेड है। कॉमर्शियल सरोगेसी जिसमें मॉनिटरी कंपनसेशन देना पड़ता है, वो परमिटेड नहीं है इंडिया में अभी, ध्यान ही रखना है इस प्रकार से, ना। तो अपन बात कर रहे हैं किसकी, एल्ट्रिस्टिक सरोगेसी परमिट्स कवर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंसेस बाय इंटेंडिंग कपल, है ना। मॉनिटरी प्रॉफिट नहीं होगा सरोगेट को, ना। मेडिकल हॉस्पिटल और इंश्योरेंस एक्सपेंसेस होगा ओनली, है ना। तो मेडिकल हॉस्पिटल एंड इंश्योरेंस एक्सपेंसेस होगा ओनली, कोई मॉनिटरी प्रॉफिट नहीं होगा सरोगेट को, ध्यान रखना है इस प्रकार से, ना। तो अपन बात कर रहे हैं अगली स्लाइड पीपीटी खोलते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, करते जाओ। एज पर सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 विच ऑफ द फॉर्म सरोगेसी परमिटेड, बताया था भी अल्ट्रुस्टिक सरोगेसी, तो वही है, तो अल्ट्रुस्टिक आ जाएगा। फिर अपन अब बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग कपल इज नॉट एलिजिबल फॉर सरोगेसी अंडर द सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट। तो सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2020 के हिसाब से कौन सा कपल एलिजिबल नहीं है सरोगेसी के लिए? एलिजिबल विडो, एलिजिबल डाइवोर्स, मैरिज इंडियन कपल इनफर्टाइल फॉर 5 ईयर्स, तो सब एलिजिबल होंगे। नॉन रेजिडेंट इंडियंस एलिजिबल नहीं होते, बिल्कुल, ना। तो नॉन रेजिडेंट इंडियंस जो होते हैं ना, वो सरोगेसी के लिए एलिजिबल नहीं होते। बाकी विडो है, डाइवोर्स जो है, और मैरिड कपल है लेकिन इनफर्टाइल है, 5 ईयर्स से ज़्यादा हो गए उनको, तो ध्यान रखना वो सब एलिजिबल होते हैं। NRI या लिव इन कपल्स जो होते हैं ना, जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, वो सरोगेसी के लिए एलिजिबल नहीं होते एज पर इंडियन सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 अपन बात करें तो, ध्यान रखना है। व्हाट इज द एज क्राइटेरिया फॉर ए सरोगेट मदर? तो एज क्राइटेरिया जो है सरोगेट मदर का सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 के हिसाब से कितना होना चाहिए? वो 25 to 35 ईयर्स। ये भी नीचे से आएगा, ये नीचे वाले बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, पहले ध्यान रखना है इसका। तो 25 to 35 ईयर्स इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है इस प्रकार से। अपन बात कर रहे हैं हाउ मेनी टाइम्स कैन ए वुमन लीगली, एक ही बार हो सकती है जिंदगी में सरोगेट, ओनली वंस। अपन बात करें तो ध्यान रखना है इस प्रकार से, फटाफट करते हैं नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी, ध्यान रखना है इस प्रकार से। तो ओनली वंस अपन बात करें तो ध्यान रखना है। व्हाट इज द लीगल स्टेटस ऑफ अ चाइल्ड बोर्न थ्रू लीगली एजुकेटेड सरोगेसी इन इंडिया? लीगली परमिटेड है, और लेजिटिमेट बायोलॉजिकल चाइल्ड ऑफ इंटेंडिंग कपल अपन बात करें तो, ना। जो भी इंटेंडिंग कपल है उनका बायोलॉजिकल चाइल्ड होगा ये, और कानूनी रूप से मान्य होगा, लेजिटिमेट बायोलॉजिकल चाइल्ड ऑफ इंटेंडिंग कपल अपन बात करें तो, ध्यान रखना। बहुत देर में आता नहीं, तो अगर हम इसको चालू रखेंगे तो बहुत देर में आएगा, ध्यान रखना इस प्रकार से, इसलिए फटाफट कर दिया मैंने। लेजिटिमेट बायोलॉजिकल चाइल्ड ऑफ इंटेंडिंग कपल। अपन बात कर रहे हैं टर्म एप्टा वीरो, 3 टर्म बताई थी, एप्टा वीरो वर्जिन
वर्जिन एंड डिफ्लोरेशन। एप्टावीरो का मतलब क्या होता है, एक फीमेल है फिट है मैरिज के लिए या हस्बैंड के लिए या फिर प्रोक्रिएशन या पार्चुरेशन के लिए अपन बात करें तो आंसर हो जाएगा बी, फीमेल फिट फॉर मैरिज या हस्बैंड या फिर प्रोक्रिएशन, दैट इज शादी के लिए मतलब फिट है, हस्बैंड के लिए फिट है या पार्चुरेशन के लिए फिट है, वो हो जाएगी एप्टावीरो अपन बात करें तो, ध्यान रखना है इस प्रकार से ना। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। और अपन बात कर रहे हैं एडमिटेंस कैपेसिटी क्या होती है हाइमन की आफ्टर प्यूबर्टी, प्री प्यूबर्टल एज में तो टिप ऑफ लिटिल फिंगर, आफ्टर प्यूबर्टी वन फिंगर अपन बात करें तो, ये सारी बातें लेक्चर में पढ़ा रखी हैं, ध्यान रखना इस प्रकार से। तो वन फिंगर हो जाएगा इस प्रकार से ना। विच मॉर्फोलॉजिकल टाइप ऑफ हाइमन इज मोस्ट कॉमन है, तो मोस्ट कॉमन होता है सेमिल्यूनार फॉर्म, ये बात ही बताई थी लेक्चर में। तो सेमिल्यूनार फॉर्म क्या होता है, मोस्ट कॉमन होता है, इसका ध्यान रखना इस प्रकार से। तो सेमिल्यूनार फॉर्म जो है हाइमन की मोस्ट कॉमन एनाटॉमिकल टाइप है, ध्यान रखना है ना। विच फीचर डिस्टिंग्विश ए ट्रू हाइमनल टीयर फॉर एन एनाटॉमिकल फिम्ब्रियल नोच, तो फिम्ब्रियल नोच एसिमेट्रिकल नहीं होती, सिमेट्रिकल होती है वो। फिम्ब्रियल नोच शोज ब्लीडिंग, ब्लीडिंग नहीं होती उसमें। हाइमनल टीयर एक्सटेंडेड टिल द म्यूकोसल मार्जिन, म्यूकोसल मार्जिन आर इंटैक्ट इन हाइमनल टीयर, हाइमनल टीयर में टोर्न होते हैं, रप्चर्ड होते हैं, गलत हो जाएगा। हाँ ये सही है फिर है ना। हाइमनल टीयर एक्सटेंडेड टिल द म्यूकोसल मार्जिन है ना। तो देखो फिम्ब्रियल नोच सिमेट्रिकल होती है, गलत हो गया। फिम्ब्रियल नोच में ब्लीडिंग नहीं होती है, गलत हो गया। और डी वाला भी गलत हो गया। म्यूकोसल मार्जिन इंटैक्ट नहीं होती हाइमनल टीयर में, हाइमनल टीयर में तो टोर्न होती है, रप्चर्ड होती है। हाँ म्यूकोसल मार्जिन इसके एक्सटेंडेड होते हैं, हाइमनल टीयर के मतलब एक्सटेंडेड होते हैं म्यूकोसल मार्जिन, ध्यान रखना आंसर हो जाएगा इसका बी है ना। तो हाइमनल टीयर एक्सटेंडेड टिल द म्यूकोसल मार्जिन, ध्यान रखना इस प्रकार से। बात करें तो छोड़ दो, चाहे क्वेश्चन ये नहीं आ रहा तो ध्यान ही रखना इस प्रकार से। बाकी हम देख रहे हैं इस प्रकार से, ठीक है ना। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन पोजीशन ऑफ हाइमनल टीयर कॉज्ड बाय पिनाइल पेनिट्रेशन, तो दो चीजें बताई थी, पिनाइल पेनिट्रेशन की वजह से और फॉरेन बॉडी इंसर्शन की वजह से जो है कंडीशन हो जाती है। पिनाइल पेनिट्रेशन की वजह से क्या था, ट्रिपल पी से आप याद रखोगे, पी से पिनाइल, पी से पेनिट्रेशन, पी से पोस्टेरोलैटरल है ना। तो 4 to 7 o'clock पोजीशन बन जाती है, पोस्टेरोलैटरल पोजीशन बन जाती है पिनाइल पेनिट्रेशन की वजह से हाइमनल टीयर की, ध्यान रखना इस प्रकार से है ना। तो हाइमनल टीयर की पिनाइल पेनिट्रेशन की वजह से पोजीशन बनती है पोस्टेरोलैटरल, 4 to 7 o'clock के बीच में जो घड़ी रहती है उसके जैसी बन जाती है, ध्यान रखना है इस प्रकार से है ना। और अगर अपन बात करें तो इंसर्शन ऑफ फॉरेन बॉडी की वजह से कैसी बनेगी, एंटीरियर पोजीशन बनेगी, 12 o'clock पोजीशन बनेगी, ध्यान रखना इस प्रकार से है ना। तो एंटीरियर पोजीशन 12 o'clock पोजीशन, ध्यान रखना इस प्रकार से। अब अपन बात कर रहे हैं किसकी, दैट इज फॉल्स वर्जिन इन फोरेंसिक मेडिसिन। तो फॉल्स वर्जिन का क्या मतलब होता है, ए वर्जिन विद रप्चर्ड हाइमन, रप्चर्ड हाइमन है तो जरूरी नहीं है कि वर्जिन हो, ये तो गलत हो जाएगा। ए फीमेल क्लेमिंग प्रेगनेंसी फॉल्सली, नहीं, ए फीमेल हु हैड इंटरकोर्स बट हैज एन इंटैक्ट हाइमन, हाँ ये फॉल्स वर्जिन है। ए नल्लीपेरस वुमेन विद कैरनकुलाई माइरेटिफॉर्मिस, नहीं है ना। एक फीमेल ने सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया ना, तो वर्जिन तो नहीं रही वो, लेकिन उसकी हाइमन इंटैक्ट है, तो ये क्या है, फॉल्स वर्जिन है ना, बी आएगा इसका आंसर बिल्कुल। ए फीमेल हु हैड इंटरकोर्स बट हैज इंटैक्ट हाइमन, तो अगर हाइमन इंटैक्ट है तो जरूरी नहीं है कि फीमेल वर्जिन ही हो, अपन बात करें तो इसने सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रखा है फिर भी हाइमन इसकी इंटैक्ट है, तो ये फॉल्स वर्जिन की कंडीशन है, ध्यान रखना है इस प्रकार से है ना। तो अपन बात कर रहे हैं किसकी, स्पेसिफिक क्लिनिकल पर्पज ऑफ ग्लेस्टर नी रोड, तो ग्लेस्टर नी रोड क्यों देखते हैं, टू एग्जामाइन मार्जिन्स एंड एज ऑफ हाइमनल टीयर यूजिंग ए ल्यूमिनस बल्ब, अपन बात करें तो बी आएगा इसका आंसर। एक ल्यूमिनस बल्ब अंदर डाला जाता है वेजाइना में और वो एग्जामाइन करता है मार्जिन्स एंड एज ऑफ हाइमनल टीयर, ध्यान रखना इस प्रकार से। बात करें तो ये भी नीचे से आ रहा है, ये नीचे वाला इफेक्ट हटा दूंगा आगे से, ध्यान रखना इस प्रकार से। इसका आंसर यही आएगा बी, ध्यान रखना इस प्रकार से, बहुत देर में आएगा वो तो है ना। कैरनकुलाई माइरेटिफॉर्मिस क्या होता है, हाइमन का रेमिनेंट्स होता है आफ्टर चाइल्ड बर्थ, तो पोस्ट चाइल्ड बर्थ हाइमन का जो रेमिनेंट्स होता है उसे कहते हैं कैरनकुलाई माइरेटिफॉर्मिस, आंसर हो जाएगा इसका बी है। अब अपन बात कर रहे हैं किसकी, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन सेक्सुअल कॉजेज ऑफ हाइमनल रप्चर एक्सेप्ट, तो मैस्टरबेशन एक सेक्सुअल कॉज है ना, पेनाइल कोइटस एक सेक्सुअल कॉज है, और ये क्या है, जिम्नास्टिक एक्सीडेंट्स अपन बात करें तो, और सर्जिकल प्रोसीजर है। तो मैस्टरबेशन क्या कह रहा है, फॉलोइंग आर नॉन सेक्सुअल कोज ऑफ हाइमनल रप्चर एक्सेप्ट, अच्छा बाकी सारे नॉन सेक्सुअल कोज हैं, एक सेक्सुअल कोज है दैट इज पिनाइल कोइटस, अपन बात करें तो ना, तो बाकी सारे नॉन सेक्सुअल कोज हैं, ये वाला क्या है, सेक्सुअल कोज ऑफ हाइमनल रप्चर है, ध्यान रखना है, दैट इज पिनाइल कोइटस, ध्यान ही रखना इस प्रकार से ना। तो अपन बात कर रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर्ड एज ए फिजिकल साइन ऑफ वर्जिनिटी है, तो फिजिकल साइन ऑफ वर्जिनिटी में 3 बताए थे, ध्यान रखना इस प्रकार से, इंटैक्ट फोसा नेविकुलरिस या फोर्चेट, और आपका ध्यान
ध्यान रखना इस प्रकार से इंटैक्ट हाइमन और नैरो वेजाइना। तो इंटैक्ट फोसा नेविकुलरिस या फोर्चेट क्या है, आपका एक फिजिकल साइन ऑफ वर्जिनिटी है अपन बात करें तो ध्यान रखना है। तो इंटैक्ट फोसा नेविकुलरिस या फोर्चेट या पोस्टीरियर कमिसर अलोंग विद नैरो वेजाइना विद म्यूकोसल रुगोसिटी आर द फिजिकल क्लासिकल साइन ऑफ वर्जिनिटी अपन बात करें तो ध्यान रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्या है पॉजिटिव साइन या कंफर्मेटरी साइन, दैट इज अपन बात करें तो ए मेरा नहीं, फिटल हार्ट साउंड आएगा ना, तो फिटल हार्ट साउंड एक कंफर्मेटरी साइन होता है प्रेगनेंसी का। अपन बात करें तो ए मेनोरिया तो प्रिजम्पटिव साइन है, हैगर साइन आपका प्रोबेबल साइन है, पॉजिटिव सीरम एचसी टेस्ट ये भी प्रोबेबल साइन है अपन बात करें, ध्यान रखना है ना। तो फिटल हार्ट साउंड आपका क्या है, कंफर्मेटरी साइन है या पॉजिटिव साइन है, ध्यान रखना इस प्रकार से, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग साइंस ऑफ प्रेगनेंसी इज लीस्ट प्रोडक्टिव या प्रिजम्पटिव साइन, मॉर्निंग सिकनेस अपन बात करें तो ना, तो मॉर्निंग सिकनेस एक लीस्ट प्रिजम्पटिव या फिर मतलब लीस्ट प्रोडक्टिव साइन है, इससे आप बता नहीं सकते प्रेगनेंसी होगी, थोड़ा सा अंदाजा लगता है, बस ध्यान रखना इस प्रकार से। तो इसका आंसर हो जाएगा मॉर्निंग सिकनेस अपन बात करें तो। अब अपन बात कर रहे हैं पॉजिटिव एचसीजी टेस्ट इज क्लासिफाइड एज ए प्रोबेबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी बिकॉज इट कैन आल्सो भी पॉजिटिव इन, तो बात बताई भी थी कि एचसीजी टेस्ट जो होता है ना वो सिर्फ प्रेगनेंसी में ही पॉजिटिव नहीं होता, उसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनती है कोरियोकार्सिनोमा, कोरियोकार्सिनोमा में भी वो पॉजिटिव मिल जाता है, ध्यान रखना इस प्रकार से ना। तो कोरियोकार्सिनोमा इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान ही रखना इस प्रकार से। अब अपन बात कर रहे हैं किसकी, रेडियोग्राफिक फाइंडिंग्स सजेस्टिव ऑफ द फीटल स्कल ऑन एब्डोमिनल एक्सरे। तो रेडियोग्राफिक फाइंडिंग क्या मिलेगी, फीटल स्कल की एक शेडो मिलती है ना, क्रिसेंट्रिक शेडो, बात बताई भी थी, अर्धचंद्राकार शेडो मिलती है, वो स्कल को रिप्रेजेंट करती है फीटस के, ध्यान रखना है एक्सरे में ना। तो एब्डोमिनल एक्सरे में अगर क्रिसेंट्रिक शेडो मिल रही है तो वो फीटल स्कल को रिप्रेजेंट करती है, ध्यान रखना है इस प्रकार से, क्रिसेंट्रिक शेडो इसका आंसर हो जाएगा। अपन बात कर रहे हैं कि इसकी फैंटम प्रेगनेंसी इज मेडिकली टर्म्ड एज स्यूडोसाइसिस, अपन बात करें तो ना, स्यूडोसाइसिस भी बोल रहे थे, स्यूडो प्रेगनेंसी बोल दो, फैंटम प्रेगनेंसी बोल दो, या एक नाम और भी तो था इसका, दैट इज एक नाम और क्या था, स्पूरियस प्रेगनेंसी अपन बात करें तो, ध्यान रखना इस प्रकार से है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा स्यूडोसाइसिस अपन बात करें तो, ध्यान रखना है। और अब आता है यहाँ पे, इन ए पेशेंट विद फैंटम प्रेगनेंसी व्हाट इज द अंडरलाइंग कॉज ऑफ एब्डोमिनल डिस्टेंशन, एब्डोमिनल डिस्टेंशन क्यों हो रहा है, फैट डिपोजिशन की वजह से अपन बात करें तो, डिपोजिशन ऑफ एब्डोमिनल फैट इसका आंसर हो जाएगा, दैट इज सी, फैट डिपोजिशन की वजह से पेट जो है बढ़ रहा है उसका और उसको लग रही है कि प्रेगनेंसी हो रही है, ध्यान रखना इस प्रकार से। तो अपन बात कर रहे हैं व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ एमेनोरिया इन अ वुमेन सफरिंग फ्रॉम स्यूडोसाइसिस। तो एमेनोरिया का कॉज क्या हो सकता है, हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो सकता है, ध्यान रखना इस प्रकार से ना। तो जो हार्मोनल डिस्टर्बेंस होते हैं उनकी वजह से एमेनोरिया हो सकता है, प्रेगनेंसी की वजह से एमेनोरिया नहीं हुआ, कोई जेस्टेशनल एमेनोरिया नहीं है, वो हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से एमेनोरिया हुआ है, ध्यान रखना इस प्रकार से। व्हाट इज द डेफिनेटिव मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ फैंटम प्रेगनेंसी, डायग्नोसिस हो गई अगर कि फैंटम प्रेगनेंसी है तो साइकेट्रिक काउंसलिंग करनी पड़ेगी, ध्यान रखना है ना। फीमेल को समझाना पड़ेगा कि आप प्रेग्नेंट नहीं है, आप मानिए इस बात को, ध्यान रखना इस प्रकार से है ना। तो बस थोड़े बहुत क्वेश्चन और है, अगली पीपीटी खोल लेता हूँ। ठीक है ना। तो मैंने बात अपन ने अब क्या बात की, सुपर फिकंडेशन रेफर्स टू द फर्टिलाइजेशन ऑफ टू ओवा रिलीज्ड ड्यूरिंग, अपन बात करें तो ना, सुपर फिकंडेशन में क्या हो रहा था, सेम ओव्यूलेटरी साइकिल थी, जबकि सुपर फिटेशन में क्या था, डिफरेंट ओव्यूलेटरी साइकिल थी, है ना। तो सुपर फिकंडेशन में सेम ओव्यूलेटरी साइकिल थी अपन बात करें तो, जबकि सुपर फिटेशन में डिफरेंट थी आपकी, ध्यान रखना इस प्रकार से है ना। तो फर्टिलाइजेशन ऑफ टू ओवा रिलीज्ड इन डिफरेंट ओव्यूलेटरी साइकिल है ना, तो डिफरेंट है तो वो सुपर फिटेशन हो जाएगा, ध्यान रखना है, और सेम है तो सुपर फिकंडेशन अपन बात करें तो, ध्यान रखना है, तो सुपरफिटेशन हो जाएगा ये। अब अपन बात कर रहे हैं किसकी, हेट्रोपैटर्नल सुपरफिकंडेशन कैन रिजल्ट इन ट्विन इन्फेंट्स हैविंग, तो टू डिफरेंट बायोलॉजिकल फादर्स होते हैं उनके, बिल्कुल ध्यान रखना इस प्रकार से। तो हेट्रोपैटर्नल का मतलब ही क्या है, टू डिफरेंट्स होंगे, ध्यान रखना, ये भी उसमें वही इफेक्ट लग रहा है, तो ध्यान रखना इस प्रकार से। तो मैंने बात अपन ने क्या बात की थी, सुपर फिकंडेशन में सेम ओव्यूलेटरी साइकिल होती है, लेकिन दो कंडीशन हो सकती है, मोनोपैटर्नल एंड हेट्रोपैटर्नल। मोनोपैटर्नल में सेम होगा फादर और हेट्रोपैटर्नल में डिफरेंट बायोलॉजिकल फादर्स होंगे, टू डिफरेंट बायोलॉजिकल फादर्स, ध्यान रखना इस प्रकार।